नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। कोरोना महामारी के बीच आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बाजार ने बीते 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते 6 महीने में आईपीओ के जरिए कंपनियों ने 3.9 अरब डॉलर की रकम जुटाई है। 2008 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ 180 दिनों में कंपनियों ने इतनी बड़ी रकम इकट्ठा की। आने वाले महीनों में कई नए रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है, क्योंकि कई बड़ी कंपनियों के आईपीओ बाजार में सूचीबद्ध होने के लिए कतार में हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का आईपीओ ओपन हो गया है और खुलते ही रिटेल निवेशकों की ओर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसके जरिए कंपनी 9,375 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने के साथ ही कुछ स्टार्टअप्स अब आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें जोमेटो के साथ ही साथ पॉलिसी बाजार, ड्रूम ग्रोफर्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। इस साल 40 कंपनियों की आईपीओ के जरिए 80,000 करोड़ रुपए जुटाने की संभावना है। निवेशकों की संख्या बढ़ने के बीच शेयर बाजार हर सप्ताह रिकॉर्ड बना रहा है। इन निवेशकों में से कई पहली बार के निवेशक हैं, यानी कि निवेशकों का जो भरोसा है वो अब बढ़ रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक 22 आईपीओ से 27,426 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। कोरोना संकट के बीच आईपीओ बाजार ने ही नया रिकॉर्ड कायम नहीं किया, बल्कि विलय और अधिग्रहण के सौदे भी बहुत तेजी से हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत के भीतर विलय और अधिग्रहण के सौदे में 36.1% का जो है इजाफा 6 महीने के भीतर ही दर्ज किया गया। इस साल पहली छमाही में 21.8 अरब डॉलर के विलय और अधिग्रहण के सौदे हुए, जो कि 2018 की समान अवधि के बाद सबसे अधिक हैं। देश देशांतर में आज हम समझेंगे आईपीओ और स्टार्टअप की इस ऊंची उड़ान को, निवेशकों के बढ़ते भरोसे को और अर्थव्यवस्था पर इसके असर को। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। धीरेन्द्र कुमार हैं, आप हेड हैं वैल्यू रिसर्च, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड आपको कंप्लीट गाइड प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही प्रोफेसर अमन अग्रवाल हैं, आप डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रोफेसर अमन मैं आपसे करना चाहूंगी। आईपीओ का ये बढ़ता बूम और निवेशकों का बढ़ता भरोसा, और जिस तरीके से 13 साल का एक नया रिकॉर्ड टूटा है, इस बार आईपीओ कंपनियों ने 3.9 अरब डॉलर की रकम अब तक जुटाई है। मैं सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, इसे आप कैसे देख रहे हैं? मेरे विचार में 2021 का वर्ष भारत के लिए बड़ा अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट के लिए और इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा रहा है। जबकि कोरोना काल चल रहा है, सेकेंड वेव भी आई है, थर्ड वेव की बात हो रही है, उसके बावजूद एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटे जा रहे हैं। पहली बार पिछले 2 साल में हमने देखा कि बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जहां देखें वो 81.7 बिलियन डॉलर लास्ट ईयर आई, जबकि करीबन 6.8 बिलियन डॉलर पर मंथ, जो पिछले 5-6 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट देखें, जिसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं, जो शेयर मार्केट में आती है, उसमें भी रिकॉर्ड टूटा गया, करीबन 31 बिलियन डॉलर के करीब आई, जो पिछले 7 साल में सबसे हाईएस्ट रही है। अब जो आईपीओ का हम देख रहे हैं उससे क्लियर नजर आता है कि जो आंकड़े आ रहे थे, जीडीपी की ग्रोथ के आंकड़े आ रहे थे, रिफॉर्म्स के आंकड़े आ रहे थे, और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत दिखाते हुए जो आंकड़े आ रहे थे, जबकि विश्व के अंदर जीडीपी की ग्रोथ इतनी किसी की देश की नहीं आ रही है, सब में डाउनफॉल हुआ है, पर हिंदुस्तान की दिखाई देने को पड़ रही है। तो जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में है और हिंदुस्तान की मार्केट में है, वो आईपीओ के द्वारा दर्जित किए जाते हैं। क्योंकि आईपीओ ऐसी चीज है जो आज मैं खरीदता हूं अगर, तो मैं 1-1.5-2 साल जब तक वो मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में नहीं आता है, तब तक मैं उससे बाहर नहीं निकल सकता हूं। और उसको देखते हुए मेरे को इंतजार करना होगा, उसके 1 साल के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पता नहीं, बट जो ट्रेंड दिखाई देने को मिल रहे हैं, इवन बैंक्स के अंदर, कंपनीज के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी, काफी सारे सेक्टर्स हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, सारे सेक्टर्स में हमें बूस्ट देखने को मिला है। और हमें देखने को मिला 1.5 साल के अंदर कोरोना काल में भी कि जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो किसी भी तरीके से सबड्यूड नहीं रही हैं, उनमें फिर भी ग्रोथ देखने को मिली है। क्योंकि काफी सारे लोग जो घर पे लॉकडाउन के दौरान बैठे थे, कहीं अपना निवेश नहीं कर पा रहे थे, बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, काफी सारे जो छोटे मध्यम वर्ग के निवेशकार थे वो स्टॉक मार्केट में आ गए हैं इस दौरान में, जो पिछले काफी सालों तक नहीं आ पाए थे। और उनके चलते हुए हमें देखने को मिल रहा है कि आईपीओ की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
एक तरफ हिंदुस्तान है जहां पे जीडीपी ग्रोथ है, उसका फंडामेंटल्स है, उसके स्ट्रक्चर्स हैं, दूसरी तरफ जो निवेशकार हैं उनकी भी बढ़ोतरी देखने, उसकी उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो ग्रोथ सेंटिमेंट्स की तरफ कॉन्फिडेंस है हिंदुस्तान के प्रति और हिंदुस्तान की इंडस्ट्री के प्रति जो कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है, जब वो देखते हैं कि विश्व के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से पैसा आ रहा है इतना, वो देखते हैं कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज हो, चाहे वो स्टैंडर्ड पुअर्स हो, मूडीज हो और एजेंसीज हो, वो हमारी रैंकिंग को स्टेबल रख रही हैं, कहीं अच्छा कह रही हैं। जो आईएमएफ वो कहती है कि जो स्टेप्स दिए गए, रिफॉर्म स्टेप्स दिए गए, चाहे वैक्सीनेशन में किया गया, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट में किया गया, वो काफी अच्छा सराहा जाता है जब मार्केट में, तो उससे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है एक इन्वेस्टर के ऊपर, और वो देखता है कि हमें एक उगता हुआ सूरज नजर आ रहा है और उगते हुए सूरज में सब नहाना चाहते हैं। बिल्कुल, और आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। मैं धीरेन्द्र आपका रुख करना चाहूंगी। सवाल मेरा आपसे ये है कि आईपीओ के इस बढ़ते बूम और निवेशकों के बढ़ते भरोसे के पीछे किन फैक्टर्स को, किन कारणों को आप जिम्मेदार मान रहे हैं? नहीं, निवेशकों का भरोसा नहीं कह सकते, अभी ये काफी अर्ली डेज है और ये मुझे लगता है खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है। कंपनियों के अर्निंग्स में भारी गिरावट हुई है, बहुत सारी कंपनियों के अर्निंग्स परमानेंटली इम्पेयर हो गए शायद उनके लिए, और कुछ नहीं हुआ है। अगर सब कुछ दुरुस्त भी हो जाता है तब भी 2 साल की कमाई तो चली ही गई है, 1-2 साल की कमाई कुछ कंपनियों को छोड़ करके। और लेकिन जो अमन बता रहे थे कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, विदेशी निवेशक पैसा लगा रहे हैं, डोमेस्टिक निवेशक पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि बाजार में पैसा लगाना बड़ा आसान हो गया है। बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स आज आपको बिना किसी ब्रोकरेज के पैसा लगाने की सुविधा देते हैं। इन आईपीओ में भी पैसा लगाना यही इतना ही आसान हो गया है। तो बाजार बेसिकली डेमोक्रेटाइज हो गया है। जिसको इच्छा, आप जैसे चॉकलेट खरीदते थे वैसे आप अब शेयर खरीद सकते हैं, अगर आपके पास ऑनलाइन बैंक अकाउंट है और आधार कार्ड है। इस वजह से इसका विस्तार हो गया है और लोग इस पे सट्टा कर रहे हैं। कम समय के लिए लोग पैसा लगा रहे हैं और चूंकि बाजार अभी तक चलता रहा है इसलिए लोगों को इसका नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन बाजार हमें समझना चाहिए कि बाजार इतने आसानी से 100% रिटर्न देने वाला बाजार संभव ही नहीं है लगातार तरीके से। तो ये सावधानी की घड़ी है। एक चीज जो कि निवेशकों को डरना चाहिए, ये जो जोमेटो का आईपीओ है, 2015 तक भारतीय बाजार में संभव नहीं था कि नुकसान करने वाली कंपनी का आईपीओ आ सके। हमारे नियम ऐसे थे, नियम में बदलाव किया गया है 2015 के बाद, जिसके बाद उस बदलाव में भी ये सोचा गया था, सेबी के डिस्कशन पेपर में ये था कि बड़े निवेशकों को अलाउ किया जाएगा नुकसान करने वाले निवेशकों को पैसा लगाने के लिए। इस एक वेंचर फंडेड कंपनी में अभी तक वेंचर कैपिटल फंड लगा रहे थे पैसा, और वो सब सोच समझ के लगाते हैं, ज्यादा पैसा लगाते हैं, वो एक लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं। ये जब आम निवेशकों के लिए इस बाजार को खोल दिया गया और ये नुकसान करने वाली कंपनी है जो, और निवेशक आज के दिन उनको आईपीओ का ये एक्सपीरियंस है कि आप लगाइए, ये एक लॉटरी का टिकट है, अगर अलॉटमेंट हुआ तो खुलते ही आपको कुछ फायदा होता है और उस समय आप बेच दीजिए। इस तरह से शेयर नहीं खरीदा जाता है, इस तरह से आपके लिए स्टेबल स्टॉक मार्केट भी तैयार नहीं होता है। स्टॉक मार्केट ये टिकर नहीं है। आप कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, आप कंपनी के मालिक बन रहे हैं, आप कंपनी के भागीदार बन रहे हैं, और वो नजरिया आपको रखना चाहिए। एक दिन में कंपनियां बनती नहीं है, बाजार रोज खुलता है जी। स्टॉक मार्केट और या शेयर का दाम कंपनी नहीं है। कंपनी को फायदेमंद होने में, समय लगाने में, तो आपके पास क्या वो नजरिया है? उस नजरिए से अगर आप इस कंपनी को देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि आप इसके भागीदार बनना चाहेंगे? अगर ये, मुझे लगता है कि ये असल इवैल्यूएशन होगा। लोग अभी उत्साहित हैं और अगर हो सकता है कि उन्हें फायदा भी हो, लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो इन सारे दृष्टिकोण से आपको इस आईपीओ को देखना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर आप निवेशक हैं तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की भी जरूरत है, जैसा कि धीरेन्द्र कह रहे थे, क्योंकि हमेशा मुनाफा या नुकसान, इसके बीच एक बहुत ही बारीक लाइन होती है। प्रोफेसर अमन, इसको मैं आपसे समझना चाहूंगी कि निवेशकों के लिहाज से सोचें तो किस तरह की सावधानियां या कि जिन बातों का जिक्र धीरेन्द्र ने किया वो दरअसल क्या है? देखिए जी, जो धीरेन्द्र जी ने बताया वो बिल्कुल ठीक है कि कभी भी 100% रिटर्न नहीं मिलता है। अमेरिका के अंदर भी जब बहुत बूम रहा 1980s और 90s के बीच में, तो जो हाईएस्ट रिटर्न देखा गया वो करीबन 10-12% देखा गया, 8 से 12% के बीच में 10-12 साल के अंतराले पे, जिसमें जब वहां की जो इंटरेस्ट रेट था सिर्फ 1 या 2% था। तो एक ये भी बहुत भारीदार रहता है, जब इंटरेस्ट रेट मार्केट के अंदर कम हो रहे होते हैं तो निवेशक बैंक के अंदर पैसा ना रख के या फिक्स डिपॉजिट्स में या बॉन्ड्स में पैसा ना रख के आईपीओस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, भागीदार बनना चाहते हैं। अब निवेशक को देखना जरूरी है
कि कुछ चीजों को ध्यान रखें कि एक तो जो कंपनी है वो कैसी कंपनी है, कितने बड़े साइज की कंपनी है, उनके प्रोमोटर्स कौन है, डाइवर्सिफाइड प्रोमोटर्स हैं या एक क्लस्टर्ड प्रोमोटर्स हैं, आजकल देखना बहुत जरूरी होता है। उसका जैसे धीरेन्द्र जी ने कहा, पहले सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती कि प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है। अब जो माध्यम में है उसमें सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, उसका साइज, उसका ऑपरेशन और बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, एसेट होल्डिंग्स भी देखी जाती हैं। तो इस चीज को देखते हुए उनका जो प्रोस्पेक्टस होता है, हर एक कंपनी अपना जो आईपीओ निकालती है तो एक प्रोस्पेक्टस निकालती है, उसमें चेयरमैन की स्टेटमेंट भी होती है, साथ में उसके फाइनेंशियल्स भी दिए जाते हैं। उनको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी होता है और आसपास जो भी आपके फाइनेंस से जानकार हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इकोनॉमिस्ट हो, उनको भी मेरे विचार में उनसे राय लेके आप निवेश करें, क्योंकि ये जैसे मैंने पहले कहा था, आज डाल के कल नहीं है। धीरेन्द्र जी ने कुछ चीजें बताई कि हम आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म गेम्स के लिए। आईपीओ जो होते हैं वो कभी भी शॉर्ट टर्म गेम्स के लिए इन्वेस्ट नहीं किए जाते हैं। नॉर्मली जो पहले भी लोग इन्वेस्ट करते थे आईपीओस में, वो देखते थे कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर इंसान को, और क्योंकि वो एक फेस वैल्यू पे इन्वेस्ट किया जाता था, जो उसके ऊपर एक प्रीमियम भी कभी कभी दिया जाता है। कंपनी के जो आईपीओ होते हैं अलग अलग उसमें होता है कि प्रीमियम पे दे रहे हैं या फेस वैल्यू पे दे रहे हैं। जैसे पहले एक बार टाटा का शेयर आया था, उसमें ₹1 का शेयर था, करीबन 800 कुछ रुपए का उन्होंने पर शेयर बेचा था। तो प्रीमियम पे भी बेचे जाते हैं, पहले डिस्काउंट में भी होते थे। पर वो देखना जरूरी है कि आपको जो वैल्यू कल मार्केट से मिल सकती है आईपीओ के अंदर, वो ठीक रहेगी नहीं रहेगी। और ज्यादातर जो आईपीओ में निवेशक होते हैं, जैसे पहले कहा मैंने, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देख के रखते हैं। कभी भी जो निवेशक होते हैं जो शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं या डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो मार्केट से खरीदना पसंद करते हैं, बिकॉज उनका ट्रेंड, उनके स्टैटिस्टिक्स, उनके प्रोजेक्शंस अवेलेबल होते हैं मार्केट में। आईपीओ के केस में वो प्रोजेक्शंस हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसलिए आसपास के जानकारों से बात करके अगर निवेश करें तो बेहतर रहेगा। जी ठीक है। धीरेन्द्र, हम यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से एक लंबी फहरिस्त एक के बाद एक जो है आईपीओस खुलते जा रहे हैं, आने वाले समय में भी एक लंबी सूचीबद्ध कतार हमें दिखाई दे रही है। एलआईसी को लेकर भी सरकार जो है वो तैयारी कर रही है। इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी पर या निवेशकों पर भी देखें तो इसे आप किस तरीके से समझाना चाहेंगे? नहीं, कैपिटल मार्केट एक जगह है जहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज किया जाता है और वहाँ पे ट्रेड होता है, और ये हमारे बाजार के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर अच्छी कंपनियों का शेयर है और उसके वजह से उनको पूंजी मिलेगी, उसकी वजह से वो बड़े होंगे, उसकी वजह से कारोबार बढ़ेगा, उसकी वजह से रोजगार बढ़ेगा, निवेशकों का फायदा होगा अगर वो फायदा करें। ये जो कारोबार अभी जो चल रहा है, आईपीओ का जो दौर चला है, मैं एलआईसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो दौर चल रहा है इसमें बहुत सारे निवेशकों ने एक बिजनेस मॉडल खड़ा किया है। और पता नहीं ये अमन अग्रवाल साहब क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे ये जानकारी है कि आज के दिन, चूंकि एक जमाने से लोग ये आईपीओ का जो सप्लाई है वो कम रहा है, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज के जमाने से लोगों को पता है कि ये सप्लाई कम रहता है, डिमांड ज्यादा रहता है अलॉटमेंट के समय, इसलिए बहुत गुना ये इनका ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। और ये लिस्टिंग तो अभी जो भी शेयर खरीद रहा है, अभी जो भी अप्लाई कर रहा है, जिसको अलॉटमेंट होगा, वो 3 दिन के बाद अलॉटमेंट के आज के दिन लिस्टिंग कराना अनिवार्य है। लिस्टिंग होता है और उसके बाद आप बेच सकते हैं। तो भले ही ये कहा जाए कि शेयर आपको लंबे समय के लिए खरीदा जाता है, लेकिन लोग बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू से अलॉटमेंट में, चूंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और बहुत कम लोगों को अलॉटमेंट मिलता है, इस वजह से इसका दाम बढ़ा रहता है। और ये डिमांड सप्लाई के मिसमैच की वजह से लोगों को आदत पड़ी हुई है कि आईपीओ में पैसा लगाने से आपको आमतौर पर फायदा होता है, और वो एक शुरुआती फायदा है डिमांड सप्लाई के गैप की वजह से। ठीक है। प्रोफेसर अमन, मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे पहले मैंने धीरेन्द्र जी से भी किया था, कि जिस तरीके का बूम हम देख रहे हैं आईपीओ में लगातार एक के बाद एक, और निवेशक भी शुरुआती दौर में उत्साह तो दिखा रहे हैं, और सरकार की भी जो पिछले दिनों की नीतियां, पॉलिसियां रही हैं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भी, ये सारी चीजें कंबाइंड रूप से हमारी इकोनॉमी पर किस तरह का असर डालती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कभी भी इस टाइप का जब आईपीओ आता है वो क्लियर कट इंडिकेशन दिखता है, और ये दो ही रास्ता है, एक तरफ का नहीं है। एक तरफ जहां हम देखते हैं आईपीओ की अगर बढ़ोतरी आ रही है, लोग निवेश करने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब वो समझते हैं कि इन कंपनी के भी फंडामेंटल स्ट्रांग है, मार्केट के भी फंडामेंटल स्ट्रांग है, और जो देश है उसके भी फंडामेंटल स्ट्रांग है। बिकॉज अगर ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो वो आगे निवेशक कर जो पैसा लगा रहा है कल को वो डूब भी सकता है। तो उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इंसान निवेश कर लगाता है। इस तरीके से जब आईपीओ ज्यादा आते हैं, उसके अंदर प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलती है,
उसका भी इनडायरेक्ट इंडिकेशन ये दिखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में और हिंदुस्तान में भी कि फंडामेंटल्स काफी तरह से स्ट्रांग हो। जरूरी नहीं है कि सारे स्ट्रांग हों, पर इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट निवेशकर के ऊपर भी और देश के ऊपर भी आता है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी आता है कि इस तरीके से किए जा रहे हैं। पर एक कॉशन फिगर भी आता है, जैसे धीरेन्द्र जी ने पहले कहा था कि इससे कॉशन भी देखना जरूरी है कि अगर ज्यादा हो जाता है उसमें ये बबल टाइप बनने की चिंता होती है कि बबल क्रिएट ना हो जाए और कल को बर्स्ट ना हो जाए। तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए एक सेबी जैसी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखना होता है, या स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं उनको अपना ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से आईपीओ आ रहे हैं, कितना रेज हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। और कभी कभी जैसे ओवर सब्सक्राइब होते हैं तो कितना ओवर सब्सक्राइब अलाउ किया जाए वो भी परमिशन सेबी से ली जाती है, कंपनी लेती है, उसके बाद ही शेयर अलॉट किए जाते हैं। जब वो शेयर अलॉट होते हैं उसके बाद वो ट्रेडिंग हो सकती है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने 100 करोड़ का निकाला है और आपके 200 करोड़ का पैसा आ गया तो इमीडिएटली हर एक शेयर होल्डर को 2 मिल जाएगा। वो उसके लिए प्रोसेस किया जाता है। जब वो प्रोसेस पूरा होता है तभी निवेशकर के पास जो है अलॉटमेंट आता है। उसके बाद फिर अब ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है, बिकॉज सारा कुछ डिजिटल फ्रेमवर्क के थ्रू और आधार और बैंक अकाउंट्स के थ्रू कनेक्टेड है, जो पहले नहीं हुआ करता था। तो इसलिए जो एक कॉन्फिडेंस लेवल और एक मार्केट इंटरेक्शन लेवल है वो काफी हद तक बढ़ गया है। जी ठीक है। धीरेन्द्र, बीते कई महीनों से सबसे ज्यादा चर्चा में जो आईपीओ है, एलआईसी आईपीओ, इसे मेगा आईपीओ भी कहा जा रहा है और इस आईपीओ का इश्यू साइज 80,000 करोड़ का हो सकता है, जो कि इस साल के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। सरकार इस पर काम कर रही है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस तरीके के जब अगर हम एलआईसी आईपीओ की बात कर रहे हैं मार्केट में आने से, किस तरह का असर या फिर निवेशकों की ओर से किस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिल सकता है? इंश्योरेंस कंपनी अभी तक बहुत, चूंकि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी केवल 10-15 साल पुरानी जी, और एलआईसी बहुत बड़ा है जी। ये हालांकि 15 साल पहले तो एलआईसी हमारे देश की इंश्योरेंस इंडस्ट्री थी, वो अकेला इकलौता प्लेयर था। और आज के दिन जिस तरह का रफ्तार देखा जा रहा है, जिस तरह का ग्रोथ एलआईसी में देखा जा रहा है, मुझे लगता है ये एक अट्रैक्टिव कंपनी होगी। लेकिन एलआईसी का साइज इतना बड़ा है कि जब तक विदेशी निवेशक, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सब लोग अगर उसके बारे में उत्साहित नहीं रहते हैं, तब तक इसके लिए बाजार में इसका डिमांड नहीं क्रिएट होगा। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि सरकारी कंपनियां, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर कंपनी और एलआईसी उसमें सबसे बड़ा कंपनी माना जाएगा। अभी तक जब भी किसी सरकारी कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट होता था, उसका पब्लिक इश्यू आता था और जब उसमें पैसा नहीं रेज होता था तो एलआईसी उनका शेयर खरीदती थी। एलआईसी अपना शेयर नहीं खरीद पाएगी। तो सरकार को काफी कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा और बहुत जोर शोर से दुनिया भर में इसको मार्केट करना पड़ेगा कि ये भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। भविष्य में इसके लिए इसका ग्रोथ का ट्रैजेक्टरी क्या होगा, किस तरह का, और एलआईसी के मुनाफे के बारे में और उसके एसेट्स के बारे में तो हमें बिल्कुल चिंता नहीं है। एलआईसी के मॉडर्निटी के बारे में हमें चिंता है, क्योंकि एलआईसी जिस रफ्तार से अपना मार्केट शेयर मॉडर्न इंश्योरेंस प्रोडक्ट में जिस तरह से लूज कर रही है वो काफी चिंताजनक है और ये सरकार को देखना पड़ेगा। एलआईसी के साइज के बारे में चिंता नहीं है, लेकिन ये सारा प्रॉफिटेबिलिटी और ये सारा दिशा क्या होता है, निवेशक उत्साहित होंगे काफी लिमिटेड तरीके से। और वो जो हमें दिखता है कि अभी तक दो सरकार प्राइवेट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिनका जो लिस्टेड है, उनके बारे में लोग अभी तक बहुत उत्साहित हैं, लेकिन उनमें कोई लेगेसी नहीं है। वो बहुत कम दिन पहले उनकी शुरुआत हुई थी और उनको उनके चलाए जाने का जो तरीका है, उनके पास चूंकि किसी भी तरह का लेगेसी नहीं था, इस तरह से इस वजह से वो काफी मॉडर्न इंश्योरेंस कंपनी कंप्लीटली डिजिटल वर्ल्ड में शुरू हुई हैं और काफी रफ्तार से बढ़ रही हैं। जी जी जी, प्रोफेसर अमन, इस साल आईपीओ बाजार में कई नए रिकॉर्ड जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। अब तक के जो रिकॉर्ड हैं, जो आंकड़े हैं, वो हमारे सामने हैं, लेकिन इसके साथ ही जैसा कि हमने देखा कि जोमेटो का आईपीओ भी खुलते ही फिलहाल शुरुआती दौर में काफी अच्छा रिस्पॉन्स उसको मिल गया। आगे इसकी संभावनाओं को और इसके भविष्य को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, सिर्फ जोमेटो का ही आईपीओ पहली बात नहीं आ रहा है, बड़े अलग अलग कंपनियों का आने वाले हैं जी, सूचीबद्ध है। हाँ जी, आ रहा है। दूसरी बात ये है कि जो जोमेटो है वो अपना कोर फंक्शन जो सा कर रहा था उससे वो अब डाइवर्सिफाई कर रहा है और एक्सपैंड कर रहा है। इनफैक्ट वो अब रिटेल आउटलेट्स भी खोलने की बात कर रहा है। तो उसकी एक्सपेंशन स्टेटमेंट है, उसे क्लियर नजर आता है जो उसके एम्बिशियस प्लान्स हैं, और उसने दिखाया कि ऑनलाइन एग्रीगेटर के फॉर्म में
किस तरीके से जोमेटो ने काफी हद तक जो है बिजनेस स्टेबलाइज करने की कोशिश की है। बड़े बड़े रिटेल आउटलेट्स जो है, चाहे फूड में हो और चीजों में हो, वो ईटेबल्स में हो, वो आए हैं और कनेक्ट किए हैं जोमेटो के साथ। इवन काफी सारी और कंपनियों ने उनके साथ कनेक्शन किया है। तो इसको देखते हुए जरूर प्रॉफिटेबिलिटी उनको दिखाई नहीं दी है, बिकॉज कॉस्ट बढ़ गई हैं, ये पेंडेमिक की भी कॉस्ट आई हैं, और भी बहुत सारी चीजें आई। शुरू में लॉकडाउन हो गए, करीबन 3 महीने पहले हो गया, फिर बीच में लॉकडाउन हो गया, फिर अभी 1.5 महीने करीब अभी लॉकडाउन हो गया। उसके वजह से भी इम्पैक्ट पड़ता रहा जो पहले चरण में पड़ा। पर अब हमें देखने को मिल रहा है कि जो जोमेटो की वापस रीच आती दिखाई दे रही है, उसकी वजह से उसको प्रोग्रेस मिल रहा है। दूसरा, जो आईपीओ आ रहे हैं काफी सारी, जैसे मैंने कहा, ऑल्दो काफी सारी कंपनियां बंद भी हुई हैं, लॉसेस भी गई हैं, बट काफी हद तक कुछ इंडस्ट्रीज हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी, हेल्थ केयर इंडस्ट्री थी, हेल्थ केयर से रिलेटेड बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। फूड भी आता है, फूड सप्लाई भी होता है, टेक्सटाइल भी होता है, बहुत सारी चीजें आती हैं जो उनको सप्लाईज करते हैं। वो काफी सारे सेगमेंट्स में, केमिकल इंडस्ट्री सेगमेंट्स में, बिकॉज ऑफ सैनिटाइजर एंड अदर प्रोडक्ट्स, उसके अंदर एकदम से बूस्ट हमें देखने को मिला, कि एकदम से चढ़ाव देखने को मिला है। उसकी वजह से जो एक माहौल बना है, वो हमें देखने को मिल रहा है कि वो उसमें पॉजिटिविटी आ रही है, और हमें देखने को मिलेगा कि आईपीओ से बढ़ेंगे। अब ये देखने की बात है कि वो जो पैसा ये कंपनीज कलेक्ट करती हैं, कैसे निवेश करती हैं। हमें पहले बीच में देखने को मिला है, कुछ कंपनियों ने काफी हद तक बहुत बड़ा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा किया, फिर वो रियल एस्टेट में फंसा दिया, या कहीं भी ऐसी जगह फंसा दिया जहां पे रिस्ट्रिक्शंस आ गई। इस टाइप का अगर कोई कंपनी निवेश करती है और अपने मेन कोर बिजनेस को छोड़ के कहीं और जाती है, तो उस केस में निवेशकार को भी लॉस होने की उम्मीद होती है, और कंपनी का भी दिवाला पिटने की चांसेस होते हैं। तो ये देखना जो उनकी स्टेटमेंट है आज के तौर पे, और अगले 1-1.5 साल में वो क्या करते हैं, उसको देखते हुए हमें देखना होगा कि कंपनी कैसे चलती है। और जैसे मैंने कहा, और अभी धीरेन्द्र जी का, इन एनी केस एग्जिट एक आईपीओ से जरूर होता है एक आदमी के पास, वो करना चाहे तो वो कर सकता है। पर ये देखना जरूरी है कि अगर वो प्रीमियम पे ले रहा है, तो उसके लिए तो वो वैल्यू वो है, फेस वैल्यू, चाहे 1 रुपए हो, 10 रुपए हो, 5 रुपए हो, पर जो उसने पैसा दिया है, जो प्रीमियम पे लेके पैसा दिया, उसके लिए तो निवेश का कॉस्ट वो है। तो उतने से ज्यादा अगर उसको मिलता है आगे जाके, तभी वो उसको देखता है कि बेनिफिट हो पाएगा। बिल्कुल, चूंकि वक्त की कमी है, धीरेन्द्र जी मैं चाहूंगी एक कंप्लीट और क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से। ये एक पहली बार एक बड़ा आईपीओ आ रहा है, जो कि जो कंपनी लगातार नुकसान कर रही है, और पर यूनिट बेसिस पे ये नुकसान कर रही है। ये बहुत ही चिंताजनक है। निवेशकों को इसके बारे में सावधान रहना चाहिए। अभी तक जो स्थिति रही है कि लोग आईपीओ में पैसा लगाते हैं, अलॉटमेंट होता है और आमतौर पे मुनाफा होता है। उसके बजाय उनको देखना चाहिए कि ये कंपनी नुकसान बना रही है, कब फायदा करेगी। ये प्रीमियम और डिस्काउंट की तो बात तब आएगी जब हम प्राइस अर्निंग रेशियो की तब बात करते हैं जब कंपनी में अर्निंग्स होता है जी। आज ये कंपनी नुकसान कर रही है। इसका अगर P/E अगर आप देखेंगे तो E है ही नहीं, E नेगेटिव है, तो P हो ही नहीं सकता है। तो आप किसी भी दाम पे करें, ये महंगा है। या उसका अगर हमारे पास रोड मैप नहीं हो, अब भविष्य में ये कंपनी कैसा करती है, 5 साल में क्या ये कंपनी हमारी आदत बदल डालेगी? ये क्या अमेज़न की तरह हमारी आदत बदल डालेगी कि हम दुकानों में नहीं जाएंगे और अपने घर में खाना बनाने के बजाय केवल जोमेटो से ही खाना मंगाएंगे? अगर ये सारे बड़े शहरों में ऐसा ही होने वाला है, और अगर हर आदमी जो मंगाएगा वो कम से कम पर यूनिट, आज के दिन उनका पर यूनिट रियलाइजेशन जो है वो करीब 20 रुपया है। अगर क्या 20-21 रुपया हर एक आदमी अपने भोजन पे अगर दिया करेगा जोमेटो को, ये बड़ा कारोबार होगा। अगर ये आदत बदलने वाला नहीं है, अगर उस स्केल का नहीं हुआ, क्योंकि जैसा भी अमन बता रहे थे कि पैंडेमिक की वजह से ये कारोबार उनका ठीक नहीं चला है, लेकिन पैंडेमिक की वजह से कंपनी का ये कहना है कि पैंडेमिक की वजह से बड़ा कारोबार में रफ्तार आया है, क्योंकि लोगों के पास अगर कोई बदलाव का जरिया रहा है तो वो बाहर से खाना मंगाना ही रहा है जी। तो उस पूरे गिरावट के बावजूद भी इस कंपनी का वॉल्यूम बढ़ा है। उस वॉल्यूम के बढ़ने के बावजूद भी अगर ये कंपनी अगर पर यूनिट बेसिस 30 रुपया 20 रुपया बनाने के बावजूद भी अगर एग्रीगेट बेसिस पे नहीं बनाती है, तो ये काफी चिंता का, ये सारी बातें हैं जिनको कम से कम निवेशक को पुरानी कंपनी है, अपने स्तर पर ध्यान में रखना होगा। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया अहम जानकारियां साझा करने के लिए। तो जो गुडी पिक्चर, जो तस्वीर सामने है और जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, उसके अलावा निवेशक को अपने स्तर पर बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान होने की जरूरत है। आईपीओ जो है वो बूम कर रहा है, स्टार्टअप्स बूम कर रहे हैं और निवेशकों को आकर्षित भी कर रहे हैं, लेकिन निवेशकों को अपनी ओर से बहुत ही सोच समझ के कदम उठाने की जरूरत होगी, ताकि उनका पैसा उनको जो वो लगा रहे हैं उससे उन्हें मुनाफा मिले। आप दोनों का शुक्रिया। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।